अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात मौसम की करेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ों पर बर्फबारी का ये दौर अभी जारी रहेगा और मैदानी राज्यों में भी अभी और बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। मौसम में यह बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आया है। मौसम का मिजाज बदलते ही वीरान पड़े पहाड़ों की खूबसूरती लौट आई। देश की 3 पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आई ये तस्वीरें मौसम के इसी बदले मिजाज को बयां कर रही हैं। इन राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी अपनी सफेदी से पहाड़ों का श्रृंगार करने में जुटी है। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की है, जहां कुछ रोज पहले तक वादियां बर्फ से महरूम थी, मगर बीते 3 दिनों से हो रही बर्फबारी के चलते अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ का कब्जा है। ऊंची ऊंची वादियों से लेकर रास्तों तक, पेड़ पौधों से लेकर मकान और दुकान तक सब कुछ बर्फ की जद में आ चुका है। इस बर्फबारी के चलते राज्य के मशहूर पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो चुके हैं। इन सैलानियों के आने से सुस्त पड़ा पर्यटन का कारोबार पटरी पर लौटता दिख रहा है। इतना ही नहीं, लंबे वक्त से बर्फबारी की बाट जो रहे किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। बड़ी मुद्दत से बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे और आज परवरदिगार ने हमारी सुन ली। जब हम सुबह उठे, पूरी ज़मीन जो है सफ़ेद हुई थी बर्फबारी से और हम बड़े खुश हैं। अब हमारे बागों में, जो हमारे बागात हैं, उनमें अब नई जान आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कश्मीर के कई रास्ते बंद हैं। इन रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सड़क के अलावा रेल यात्रा पर भी बर्फ का असर दिखाई दे रहा है। रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ को हटाने के लिए कर्मचारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि रेल यातायात इस मौसम में बिना किसी रुकावट के बहाल रह सके। कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रीनगर में अभी भी लोगों को इस पहली बर्फबारी का इंतजार था, जो बुधवार शाम से कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हुई और साथ ही साथ बारिश के साथ श्रीनगर में भी करीब 2 इंच बर्फ जो है इस वक्त जमीन पर जमा है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर पूरे कश्मीर में इसी तरह बर्फबारी जारी रहेगी रुक रुक कर, और साथ ही साथ इससे तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आएगी। इस वक्त में अगर श्रीनगर की बात करूं तो तापमान यहां पर 1 डिग्री के आसपास है और 2 डिग्री से ऊपर जाने की फिलहाल कोई संभावना आज दिन भर नहीं रहेगी, क्योंकि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश में भी हैं, जहां चंबा, शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला समेत कई इलाकों में बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। इस मौसम में हिमाचल घूमने गए पर्यटकों के चेहरे बर्फबारी को देखकर खुशी से खिल उठे हैं। हम लोग मुंबई से आए, पहले मनाली गए थे, बहुत कम स्नो मिला, ऐसे बहुत कम रेयर था, पर हम लोग ऐसे बहुत उम्मीद लेकर डलहौजी आए थे और इतना अच्छा स्नो मिला, इतना अच्छा मिला। हम लोग ने देनकुंड वाला ट्रैक किया, ये हमारे गाइड है, इतना मजा आया हम लोग को, इतना ऊपर तक बर्फ है, इतना मस्त स्नोफॉल है, सब लोग आ जाओ, बहुत मजा आएगा, इट वॉज अमेजिंग। उधर देवभूमि उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में देर से ही सही बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। इस बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फ की सफेदी ने पूरी देवभूमि की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए।
इस बर्फबारी के साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में ओले गिरे और बारिश भी हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट आ गई। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लोगों को कोहरे से राहत मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर से अशरफ आनी, चंबा से विशाल आनंद, शिमला से विकास शर्मा, कांगड़ा से अशोक रैना, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश के तमाम पहाड़ी राज्य इस वक्त बर्फ से पटे हुए हैं। हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हमारे तमाम संवाददाताओं की रिपोर्ट आपने देख ली पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी पर। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हम आपको मैदानी राज्यों का हाल भी बता देते हैं। उत्तर भारत के कई हिस्से ऐसे जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है, बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक, चंडीगढ़ से लेकर उत्तराखंड तक बादल जमकर बरस रहे हैं और साथ ही साथ इन मैदानी राज्यों में शीतलहर भी चल रही है और इसी के चलते ठंड के इस मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 फरवरी तक मौसम का यही हाल रह सकता है। पहाड़ से मैदान तक आपको बर्फ और बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि वीकेंड तक लोगों को बारिश, बर्फबारी और शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ जो कि ये विंटर सीजन में पहली बार आई है, ये आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी बारिश, थंडरस्टॉर्म्स और हेल स्टॉर्म्स भी दिया था। ये सिस्टम अभी भी गया नहीं है। अगर आप सैटेलाइट चित्रण देखेंगे, आप देख रहे हैं धीरे धीरे ईस्टवर्ड जा रहा है बारिश का जो क्लाउड्स हैं, पर अभी भी आपका नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट यूपी और मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आपका थंडरस्टॉर्म्स, बारिश सब कुछ चल रहा है। इसके चलते आपका दिल्ली में भी बारिश हुआ, थंडरस्टॉर्म्स भी आपका दोपहर से लेके रात तक चली है। और आज का जो हमारा वार्निंग्स है, आज भी वो वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि ये सभी इलाके में, यानी कि नॉर्थ पंजाब के थोड़ा सा इलाका, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी इलाके में आज भी थोड़ा बहुत बारिश चलेगी। कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी है वो देरी से हुई है, ठंड ये कहा जा रहा है देरी से आई है, तो क्या ये ठंड अपने सामान्य समय तक रहेगी या ठंड आगे बढ़ेगी फरवरी के बाद भी ये जो स्ट्रेच होगा? देखिए, अगर आप ठंड की बात करें तो इस बार का ठंड थोड़ा अलग था दूसरे सालों से। इस बार मिनिमम टेम्परेचर में खास गिरावट नहीं आई। आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में भी जब हमारा दिल्ली का टेम्परेचर 2-3 डिग्री में पहुंच जाती है, इस बार वो टेम्परेचर आपका 7-8 डिग्री में ही चला था ज्यादातर समय। एक तो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अभी सक्रिय आने लगे हैं, जो कि हर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे का पूरा हवा हटा के मौसम साफ करके निकल जाती है। दूसरी बात है आपका सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ती जा रही है और ये है सीजनल चेंज, हम लोग समर की तरफ जा रहे हैं, तो कोहरा और कोल्ड डे कंडीशंस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर भी अभी और कम होने का बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिख रहा है, तो कोल्ड वेव स्थिति भी कम होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतरिम बजट की। आज मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया गया और ये अंतरिम बजट था क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने वाले हैं और नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है जिसमें वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को तो गिनवाया ही, लेकिन साथ ही साथ इस अंतरिम बजट में करदाताओं को कोई नई छूट नहीं दी गई है, जबकि रेल, रक्षा और सड़क परिवहन जैसे मंत्रालय को मिलने वाले बजट में इजाफा हुआ है। मिडिल क्लास को इस बजट में क्या कुछ मिला है, समझिए जरा। सबका साथ, सबका विकास एज इट्स मंत्र, हर घर जल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, कुकिंग गैस फॉर ऑल। जय हिंद। मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था। उम्मीद थी लोक लुभावन घोषणाओं की,
पर भरोसा भविष्य का मिला और गारंटी मिली 2047 तक विकसित देश की। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। ये हासिल कैसे होगा, ये बताया वित्त मंत्री ने। सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई, बताया कि कैसे बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। Our government strengthened its mantra to सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास। वित्त मंत्री करीब 1 घंटे बोले, जिसमें सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहराए। मगर नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत की जो उम्मीद रहती है वो नहीं मिली। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. मिडिल क्लास के लिए नई आवासीय योजना का ऐलान हुआ। इसमें घर खरीदने वालों और घर बनाने वालों दोनों को फायदा होगा। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दिलाने का वादा किया गया। Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. इस अंतरिम बजट में रेल यात्रियों के लिए भी गुड न्यूज आई। सफर आरामदायक और सुरक्षित हो, इसके लिए 40,000 सामान्य बोगियों को अपग्रेड कर वंदे भारत जैसी बनाई जाएंगी। 3 नए रेल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई। इसके अलावा रक्षा, सड़क परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के बजट में बढ़ोतरी की घोषणा हुई। सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय को दिया गया। देश के डिफेंस बजट को 3.4% बढ़ाकर 6,20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले साल तक डिफेंस बजट 5,93,000 करोड़ का था। आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। अंतरिम बजट में आगामी 3 महीनों तक के खर्च का लेखा जोखा है। पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं अंगदान के लिए प्रोत्साहित हुए आम लोगों की। अंगदान ही सबसे बड़ा दान है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। उसी का नतीजा ये है कि महज 6 महीने के अंदर देश में करीब 1,40,000 लोग ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान का संकल्प ले चुके हैं। यानी किसी अंग की खराबी के चलते किसी की जान न जाए, इन लोगों ने इसका बीड़ा उठा लिया है। और देश में ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भव नाम का अभियान छेड़ा गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अंगदान की अहमियत को समझें और अपने जीवन दान में ही दूसरों की जिंदगी को बचाने का संकल्प लें। अब आयुष्मान भव अभियान का अच्छा नतीजा नजर भी आने लगा है। अब तक 17,400 से ज्यादा लोगों ने टिश्यूज दान करने का संकल्प ले लिया है। 17,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान करने पर सहमति जताई है। टिश्यूज और अंगों के दान करने वाले लोगों में 66,000 से ज्यादा पुरुष हैं, वहीं महिलाओं की संख्या 72,000 से ज्यादा है। जेंडर के बाद अब अगर हम उम्र के पैमाने पर भी बात करें तो अंगदान का संकल्प लेने वालों में 35,000 से ज्यादा लोग 18 से 30 साल की उम्र के बीच के हैं। टिश्यूज और अंगदान करने वालों में 30,000 से ज्यादा लोग
45 से 60 साल के बीच के हैं, जबकि 65,000 से ज्यादा लोग 30 से 45 साल की उम्र के बीच के हैं। और खास बात यह है कि 6,400 से ज्यादा लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिन्होंने अपने जीवन के बाद भी अपने हेल्दी ऑर्गन के जरिए जरूरतमंद लोगों की जान बचाने का प्रण लिया है। एक ऑर्गन डोनर की वजह से 8 लोगों की जिंदगी बच सकती है। भारत में ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अंगदान करने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने लोगों में अवेयरनेस के लिए आयुष्मान भव जैसे कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें गांव-गांव, शहर-शहर जाके लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया गया, जिसके चलते ऑर्गन डोनर की संख्या बढ़ी है। भारत सरकार के एक डेटा के मुताबिक बीते 1.5 साल में 1,40,000 लोगों ने अंगदान करने की शपथ ली है। डॉक्टर्स का कहना है कि भारत में अंगदान करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की तरफ से भी ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कैंपेन किए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, लोगों से बातचीत की जाती है, जिसका नतीजा है कि भारत में अब ऑर्गन डोनर्स की संख्या बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। वैसे हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाया जाता है, जिससे ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ सके। एक बात तो साफ है कि ऑर्गन डोनेशन जरूरतमंदों के लिए जीवन का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है, जिनकी अंगों से जुड़ी बीमारी अंतिम अवस्था में है। ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण के जरिए उनकी जिंदगी फिर से बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, जिससे दान करने वालों की ऑर्गन डोनर हम उसको कहते हैं, जबकि अंग पाने वाले को मेडिकल साइंस की भाषा में रेसिपिएंट कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में ऑर्गन डोनेशन रेसिपिएंट की जान बचाने के लिए ही किया जाता है, ताकि गंभीर बीमारी या फिर चोट की वजह से खराब हो चुके अंगों की वजह से उनकी जान नहीं जाए। और एक इंसान के अंगदान से 8 लोगों की जिंदगी बच सकती है। हालांकि ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है और हर इंसान ऐसा कर भी नहीं सकता। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहली शर्त व्यक्ति का खुद स्वस्थ होना है। ऑर्गन डोनर को HIV, कैंसर, डायबिटीज, किडनी या फिर दिल से जुड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए और ऑर्गन डोनर हृदय रोग से भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। सारी शर्तें पूरी होने के बाद ही 2 तरह के ऑर्गन डोनेशन होते हैं। पहला, ब्रेन डेड इंसान, यानी कि जिसके ब्रेन के दोबारा काम करने की कोई संभावना ना हो, ऐसे मरीज को ही डॉक्टर्स की तरफ से ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। जबकि दूसरा लिविंग डोनर होता है, यानी कि अंगदान करने वाला जीवित व्यक्ति होता है, जो अपने पारिवारिक सदस्यों या फिर किसी जरूरतमंद के लिए किडनी, लिवर के एक छोटे से हिस्से या बोन मैरो को डोनेट कर सकता है। अब यह समझना बहुत जरूरी होगा कि ब्रेन डेड साबित होने या फिर मौत के बाद कितने घंटे में कौन सा अंग ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। तो अगर किडनी की बात की जाए, 6 से 12 घंटे में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। इसी तरीके से इंसानी जीवन के लिए बेहद अहम लिवर का भी 6 घंटे में प्रत्यारोपण होना बहुत जरूरी है। अगर हृदय और दिल की बात करें तो ब्रेन डेड होने पर 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ऑर्गन डोनेशन के 4 घंटे के अंदर फेफड़ों को भी ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए और 24 घंटे के अंदर ब्रेन डेड इंसान से जरूरतमंद मरीज में पेनक्रियास यानी कि पाचन ग्रंथि को भी ट्रांसप्लांट करना चाहिए। टिश्यू यानी उक्तक के ट्रांसप्लांट के लिए 5 साल का वक्त मिल जाता है। जन्म से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति जिन्हें की ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका हो, उनके ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां किडनी या फिर दूसरे अंगों का ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा होता है। साल 2022 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ने जो जारी किए थे, उसमें विदेशों से भी बड़ी संख्या में रोगी यहां आकर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और पिछले साल केंद्र सरकार ने भी ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के लिए 1 नेशन 1 पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यही पॉलिसी तैयार की गई है। 65 साल से अधिक आयु के लोगों के ऑर्गन लेने पर लगी पाबंदी भी हट चुकी है। अब किसी भी उम्र या फिर व्यक्ति का ऑर्गन लिया जा सकता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
अलग अलग राज्यों में लगने वाले 5 से 10 हजार की रजिस्ट्रेशन फीस को भी फिलहाल खत्म किया जा चुका है। ऐसे भी भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोगों को अंग ट्रांसप्लांट की जरूरत होती ही है। अगर वक्त पर ऐसे लोगों को अंग नहीं मिले तो फिर उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। केवल जीवित रहने के लिए इलाज में उनका काफी समय बीतेगा। ये लोग बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी हो सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों में अंगदान को लेकर ज्यादा अवेयरनेस है। देश के टॉप 10 राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें दक्षिण के 4 राज्य आते हैं, जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत के तहत अंगदान को बढ़ावा देने की मुहिम रंग लाने लगी है। अंगदान के मामले में सभी राज्यों में राजस्थान सबसे आगे निकल गया है। वहां 6 महीने से कम वक्त में 34,500 से ज्यादा लोगों ने ऑर्गन डोनेशन का संकल्प लिया है, लेकिन फिर भी हर साल 2 लाख लिवर डोनेशन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। सिर्फ 20,000 लिवर ही ट्रांसप्लांट के लिए मिल पाते हैं। तो ऐसे में सरकारी अभियान से ज्यादा अंगदान की उम्मीद जगी है। पहले अगर हम देखें तो लोगों में एक हेजिटेशन था, कुछ लोगों में अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम था, लोगों को चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था कि ये होता भी है एक्चुअल में। या फिर हम देखें कि कुछ रिलीजन वाइज भी कुछ मिथ थे लोगों के, जो कि अभी धीरे धीरे जब जैसे जैसे एजुकेशन लेवल भी बढ़ रहा है लोगों का, तो ये मिथ भी धीरे धीरे जा रहे हैं पब्लिक से। मैं एज अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन अगर बात करूं तो नियर अबाउट 2 लाख से ऊपर लोगों को एक साल में जरूरत पड़ती है एटलीस्ट लिवर ऑर्गन की, जो कि हो पाते हैं मुश्किल से 20,000। यानी कि आप देखें कि 10% से भी कम ऑर्गन हमें मिल पा रहे हैं। और खासतौर से ये जो संख्या है डोनेशन की साउथ इंडिया के पार्ट में ज़्यादा है। यहाँ नॉर्थ में लोगों में अभी अवेयरनेस जो कि पहले नहीं थी, हालांकि काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट अभी भी डोनेशन उतने नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं एक ये संदेश देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से भी कि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े ऑर्गन डोनेशन के लिए, और जिससे कि जिन लोगों को ज़रूरत है ऑर्गन की, वो केवल पेशेंट के लिए ही ज़रूरत नहीं होती, एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है इसमें। तो इसके लिए डेफिनेटली मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके लिए अवेयरनेस बढ़े और लोग आगे आएं और अपने ऑर्गन्स को प्लेज करें। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।